अब तक हमने देखा कि जानवी और आरव वापस घर जाते टाइम जानवी के अपार्टमेंट में जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि महेंद्र जी उनका वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। जानवी पूरे रास्ते बहुत घबराई हुई थी और बस यही प्रे कर रही थी कि आरव को उसके नानू आराम से एक्सेप्ट कर ले, लेकिन आरव बिल्कुल भी टेंशन में नहीं था। अब आगे जानवी ने देखा कि महेंद्र जी की इतनी तीखी नज़रों के बाद भी आरव बिना डरे और बिना घबराए वहाँ पे सीधा खड़ा है। तो तुम हो आरव ओबेरॉय, उन दोनों बुड्ढों के पोते। थोड़ी देर बाद जाके महेंद्र जी की आवाज़ आई, जिसमें धमकी भी साफ सुनाई दे रही थी। जानवी डर गई और जल्दी से आगे आके बोली, नानू ये सारी मेरी गलती है। वो तुम्हारी गलती? क्या गलत किया तुमने? महेंद्र जी की आवाज़ में और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। जितने प्यार और आराम से वो जानवी के साथ रहा करते थे, इस टाइम वो इतने प्यारे नहीं लग रहे थे। और जानवी भी बहुत अच्छे से जानती थी कि इस पूरे मामले में उसके नानू को बहुत तकलीफ़ हुई है। कुछ सोच के उसने आरव का हाथ छोड़ा और अपने नानू के पास गई। नानू, ये हमारी गलती है कि बिना आपको बताए हमने शादी कर ली, लेकिन ये सारा आइडिया मेरा ही था। जानवी किसी छोटे बच्चे की तरह अपने नानू के सामने खड़ी थी। तुमसे पूछा क्या मैंने? साइड में खड़ी हो जाओ, मैं इससे बात कर रहा हूँ। महेंद्र जी ने जानवी की तरफ देखा भी नहीं और वापस से उनकी नज़रें आरव की तरफ चली गई। और आरव अभी भी शांति से खड़ा था। मैं जानता हूँ ये मामला बहुत अचानक से हुआ है, लेकिन हमने शादी कर ली है, और वो भी पूरी कानूनी तौर तरीक़ों से। हम आपको ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करेंगे, लेकिन नानू अगर आप गुस्सा हैं तो प्लीज़ मुझसे आके बात करें। ये बुद्धू लड़की को तो कुछ समझ में आता नहीं है। मैंने इसे अपने जाल में फंसाया था ताकि वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। आरव इस तरह का इंसान नहीं था जो दूसरों को अपनी बातें एक्सप्लेन करे। आरव की बातें सुनकर उनको और गुस्सा आया और उन्होंने पूछा, हम लोग तुम दोनों के लिए एग्जिस्ट करते हैं या नहीं? शादी बच्चों का खेल है क्या? अगर तुम्हारी दादी ने मुझे फ़ोन करके नहीं बताया होता तो अब तक तुम दोनों मुझसे ये बात छुपाते। तभी जानवी तुरंत आगे आके उन्हें एक्सप्लेन करने लगी। नानू, हम इसी वीकेंड घर आने वाले थे। मैं अपने आप को बस एक अच्छी लाइफ जीने का मौका देना चाहती थी। यू नो दैट। ये सुनकर महेंद्र जी को मन में तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा, अचानक से तुम्हें ये रियलाइजेशन क्यों हुआ? उनकी नज़रें बार बार कभी आरव की तरफ तो कभी जानवी की तरफ होती। जब सुरेखा जी ने उन्हें फ़ोन करके सारी बातें बताई थी तो उन्होंने कहा था कि वो बच्चों को परेशान ना करे। इस बारे में पहले तो उन्होंने भी अरोड़ा परिवार में हुई कुछ चीज़ों के बारे में सुना था, और कबीर और रश्मि की सगाई की खबर भी उन तक पहुंच गई थी। बेशक महेंद्र जी खुद अरोड़ा परिवार के मैटर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन वो अपनी नातिन से बहुत प्यार करते थे और इसीलिए उन्हें कबीर और जानवी के बारे में पता था। अपने नानू की ये बात सुनकर जानवी फिर से वो सारी चीज़ें अपने दिमाग में सोचने लगी जो उसके साथ हुई थी, जहाँ पे उसकी दादी सुहासिनी जी ने उसे पेपर साइन करने के लिए फ़ोर्स किया। उसके दादू का वो चेहरा जब उन्होंने अपनी वाइफ को रोका भी नहीं। कबीर का घुटनों पर बैठ के रश्मि को प्रपोज करना, और सुहासिनी जी का उसे राघव सिंघानिया के बिस्तर पे भेजने का आइडिया। वो ये बातें सोच रही थी और उस सोच सोच में कब वो बातें उसके चेहरे पर आ गई उसको पता ही नहीं चला। उसके कंधे का दर्द जो अब तक ठीक था वो अचानक से ही शुरू हो गया। और अब उसकी तरफ मुड़ा और जैसे ही उसने उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन देखे तो जवाब दे दिया, हर चीज़ को करने का एक टाइम होता है और हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम पर ले लेनी चाहिए, और इस पॉइंट पर मैं बस जानवी के लिए रिस्पॉन्सिबल बनना चाहता हूँ। अगर इसे थोड़ा आसान भाषा में बोला जाए तो मैं जानवी को अपने साथ रखना चाहता हूँ। जहाँ जानवी तो तुरंत आरव की बातों का मतलब समझ रही थी, वहीं महेंद्र जी उनका मतलब नहीं समझ पा रहे थे। वो धीरे धीरे बातों को मन में सोचने लगे और उनके एक्सप्रेशंस भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। उन्होंने आरव की तरफ देखा और अपने दांतों को पीसते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बात को लाने की? अपने मन में नहीं रख सकते थे क्या? कम से कम तुम्हारे माँ बाप आते, शादी की बात करते, तब जाकर तो कुछ होता। तुम बच्चों को जो मन में आता है वही करते हो। अपने नारों के मुंह से ये बातें सुनकर जानवी कुछ रिप्लाई ही नहीं कर पाई। उसे थोड़ी देर तो समझ में ही नहीं आया वो ऐसा क्यों रहे हैं। फिर वो आरव को मुड़कर देखने लगी, पर तब उसने देखा कि उसके नानू फिर से झिझक के आरव से पूछ रहे हैं, कुछ खबर है क्या? उसने एक नज़र जानवी को देखा और फिर बहुत बेफिक्र हो के आंसर दिया,
मुझे टेंशन थी कि अगर न्यूज़ सच में आपको मिल गई तो उसके बाद एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा, इससे तुमने जल्दी शादी कर ली। नालायक इंसान, तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम बहुत अच्छा काम करके आए हो। मैं भी मर्द हूँ, मैंने भी जवानी के दिनों में बहुत काम किया है, बहुत हरकतें करी हैं, लेकिन ऐसी गलती कभी नहीं करी। महेंद्र जी आरव को नाराज़ नज़रों से देख रहे थे। आरव और महेंद्र जी के बीच में आंखों आंखों में कुछ इशारे चल रहे थे जो सिर्फ एक मर्द समझ सकता था। वहीं जानवी थोड़ी स्लो हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था दोनों बातें क्या कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी स्पेशल कोड में बात कर रहे हैं। नानू, प्लीज़ आप मुझ पर भरोसा करिए। अगर मैंने इससे शादी करी है तो मैं हमेशा इसकी ज़िम्मेदारी संभालूंगा। मेरे दादा दादी और मॉम डैड को जानवी बहुत पसंद है। अब हम दोनों बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप और माँ भी हमें अप्रूवल दे दें। आरव ने अपनी सिंसेरिटी भरी आवाज़ में कहा। नानू, मैं सच में इनसे शादी करना चाहती थी और मेरी वजह से इन्होंने तुरंत हाँ बोल दी। पिछले कुछ दिनों से हम साथ में बहुत अच्छे से रह रहे हैं। मैं आपसे जानबूझकर छुपाना नहीं चाहती थी और आपको भी इन्हें ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर असली गुनहगार मैं हूँ। ये तो बस जैसे चक्की में गेहूँ के साथ घुन पिसता है वैसे मेरे साथ पिस गए। जानवी ने जल्दी जल्दी ये बातें बोल दी क्योंकि उसे डर था कि महेंद्र जी आरव के लिए और मुश्किलें खड़ी करेंगे। लेकिन वो ये नोटिस नहीं कर पाई कि अब उसने दूसरों के सामने आरव को डिफेंड करना शुरू कर दिया था। वाह, तो अब तुम बहुत बड़ी हो गई हो। अभी कुछ ही दिन हुए तुम्हारी शादी को और तुम अभी से अपने पति को डिफेंड कर रही हो। इतनी बड़ी कब बन गई तुम? जब महेंद्र जी ने देखा कि जानवी आरव को लेकर इतनी प्रोटेक्टिव हो रही है तो उन्हें मन ही मन तो बहुत खुशी हुई, लेकिन हाँ, उस खुशी के साथ साथ कहीं पर एक जलन की भावना भी थी। महेंद्र जी आरव को बहुत अच्छे से जानते थे और जब से सुरेखा जी ने अपने पोते के बारे में बताया था तब से तो उन्होंने आरव की तरफ काफ़ी खास ध्यान देना शुरू कर दिया था। वैसे देखा जाए तो आज महेंद्र जी आरव से कोई पहली बार तो नहीं मिल रहे थे। बिजनेस के सिलसिले में दोनों की मुलाकातें होती रहती थी। बेशक वो दोनों एक दूसरे से सामने से कभी नहीं मिले, लेकिन एक दूसरे के बारे में उन दोनों को बहुत कुछ पता था। महेंद्र जी की माने तो आरव का दिमाग बिजनेस के लिए बना था। उसका दिमाग दूर की बहुत अच्छा सोचता था और साथ ही साथ उसका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा और पॉजिटिव था। हैंडसम तो वो था ही, तो उसकी प्यारी सी नातिन के लिए ये बहुत अच्छी चॉइस थी। जब उन्होंने आरव के बारे में सुना था, समझा था, तब से वो चाहते थे कि आरव की शादी जानवी से हो जाए। और अगर दोनों परिवार शादी के बंधन में बंध जाते हैं तो इसमें कोई खराबी भी नहीं है। एक दूसरे को वो लोग काफ़ी टाइम से जानते भी थे। पहले भी शादी से दोनों परिवारों ने जुड़ने की कोशिश की थी। आरव के पिता सम्राट ओबरॉय की शादी माधुरी जी से कराने की सोची गई थी, लेकिन बाद में चीज़ें ऐसी हुई कि दोनों की शादी नहीं हो पाई। इससे दोनों ही फैमिलीज़ बहुत दुखी थी। जब माधुरी जी ने अरोड़ा फैमिली में शादी कर ली थी तब बहुत सालों तक उन्हें बच्चा नहीं हुआ क्योंकि उनकी तबीयत खराब रहती थी। काफ़ी साल बाद जाकर ही जानवी पैदा हुई। वहीं ओबरॉय फैमिली में सम्राट जी ने मीनाक्षी जी से शादी कर ली थी और दोनों परिवार एक दूसरे से संपर्क खो चुके थे। वो तो कुछ सालों पहले ही सुरेखा जी महेंद्र जी से मिलिट्री पार्टी में टकराई और तब जाके दोनों के बीच में वापस से वही पुराने वाले पारिवारिक संबंध बन गए। अब क्योंकि दोनों बच्चों ने शादी कर ली थी तो ये एक उत्सव का अवसर था, लेकिन उनको इस बात का भी दुख था कि अपनी नातिन जिसको उन्होंने इतने सालों तक लाड प्यार किया वो अब किसी और के घर चली जाएगी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनसे कोई कीमती चीज़ दूर जा रही है। जब महेंद्र जी को सुरेखा जी और प्रताप जी ने फ़ोन करके इस खुशखबरी के बारे में बताया था तब वो अंदर से बहुत खुश थे, लेकिन उतने ही दुखी भी थे। और अब ये सब कुछ अपने सामने देखकर तो उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। नानू, मैं बस सच बता रही हूँ, वहाँ पे दादाजी दादी मॉम डैड सब बहुत अच्छे हैं मेरे साथ। उन्हें पता था कि हम आपके पास आने वाले, इसीलिए उन लोगों ने बहुत सारे गिफ्ट भी दिए हैं। और वैसे भी आप और माँ तो उनको अच्छे से जानते हैं ना। आरव और मैं भी तो एक ही स्कूल में पढ़े हैं, हम दोनों सीनियर जूनियर हैं, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। जानवी अपनी पूरी कोशिश करके महेंद्र जी को समझाने की कोशिश कर रही थी। महेंद्र जी नाराज़ होते हुए जवाब देते हैं, बस चुप हो जाओ, मैं अब क्या ही बोलूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, तुम दोनों पर नज़र तो नहीं रख सकता। इस वीकेंड संजोग से तुम्हारी माँ भी छुट्टियों में वापस आ रही है। चुपचाप घर आ जाना वरना बताऊँगा मैं फिर इस लड़के को। अब खड़े क्यों यहाँ पर,
मैं पूरा दिन से यहाँ पे भूखा बैठा हूँ। अब क्या चाहते हो तुम लोग? इतनी देर के भाषण के बाद भी मैं भूखा ही रहूँ? जानवी हैरान थी लेकिन खुश भी, क्योंकि उसके नानू जो मान गए थे वो आरव को याद दिलाने वाली थी। उससे पहले ही आरव बोल पड़ा, मैंने अपने घर पे लोगों को बोल दिया कि खाना तैयार करके रखें, और साथ ही साथ दादाजी दादी मेरे पेरेंट्स भी वहीं पर आ रहे हैं। मैंने अपने असिस्टेंट रजत को भी माँ को लाने यूनिवर्सिटी भेज दिया, वो भी आता ही होगा। जानवी ने ये सुना तो फिर शौक हो गई और महेंद्र जी गुस्से में बोले, चलो कम से कम तुम में इतनी अकल तो आई। इतना बोलकर वो दरवाजे से बाहर चले गए और उनके असिस्टेंट भी उनके पीछे पीछे चल दिए। जानवी से रहा नहीं गया तो उसने पूछ लिया, आपने कब सबको इनवाइट किया और मेरी माँ भी? मैंने तो आपको कोई फ़ोन करते नहीं देखा। आरव थोड़ा झुक के उसके कान में धीरे से कहता है, इसे ना टैक्टिक्स कहते हैं, दिमाग लगाना। मेरे दादाजी और दादी तुम्हारे नानू को संभाल लेंगे। तुम्हारी मॉम को अगर कुछ गुस्सा होगा तो मेरे पेरेंट्स तो हैं ही, बच्चे हम तो हमें क्या, हम बस साइड से बैठकर ये खेल होता हुआ देखेंगे। जानवी ने जब ये लॉजिक सुना तो उसका चेहरा हैरानी में खुला का खुला रह गया। फिर होश में आके उसने आरव के हाथों को चींटी काटते हुए कहा, बहुत बुरे हो आप, बहुत ज़्यादा बुरे। इससे उनकी दोस्ती और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। एक तीर से दो निशाने, फिर कोई आर्ग्यूमेंट होने की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। मैं ना आपसे कोई आर्ग्यूमेंट जीत ही नहीं सकती, लेकिन हाँ, मुझे आज ये रियलाइज़ हुआ है कि आप कितने एविल बिजनेसमैन हैं। ये सारे पैतरे मेरे साथ इस्तेमाल करने की तो सोचेगा भी मत। फ़ाइन, इसका मतलब बस ये है कि तुम्हें थोड़ी सेल्फ अवेयरनेस है। बीवी जी, आपका IQ और EQ ठीक नहीं है, बस इसीलिए आप इतना नहीं सोच पाती। इतना बोल के आरव वहाँ से जाने लगा। आरव उपरोए, मैं आपको इसकी परमिशन नहीं देती कि आप आओ और इनडायरेक्टली मुझे स्टूपिड बोल के चले जाओ। और ये उसको सुनाते सुनाते बोलती जा रही थी, लेकिन अगर मैंने तुम्हें डायरेक्टली स्टूपिड बोला तो तुमसे हैंडल होगा क्या? आपसे बात करना ही बेकार है। जब तक वो लोग क्रिस्टल पैलेस आए तब तक सुरेखा जी और बाकी लोग भी आ गए थे। वो तीनों दरवाजे पे पहुँचे ही थे कि उन्होंने देखा उनका घर पूरा जगमगा रहा है। वहीं सुरेखा जी कविता आंटी को घर सजाने के इंस्ट्रक्शंस दे रही थी और मीनाक्षी जी किचन में खाना बनाने में बिजी थी। प्रताप जी ने देखा कि महेंद्र जी घर में आ रहे हैं तो वो और उनके बेटे सम्राट दोनों उनका वेलकम करने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने सोफे पर बैठकर एक साथ बातें करना भी शुरू कर दिया। तो वहीं जानवी के पास अब कुछ काम ही नहीं बचा, क्योंकि वो उन लोगों से क्या ही बात करती। उसने देखा कि आरव अपना ब्लेज़र निकाल के स्लीव्स फोल्ड करके कहीं जा रहा है। आप ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, किचन में जा रहा हूँ। रजत ने अभी फ़ोन किया था, रास्ते में वो लोग ट्रैफिक में फंसे हैं तो तुम्हारी माँ को आते आते लेट हो सकता है। तब तक तुम जाओ, सबसे बातें करो। मैं आपकी असिस्टेंट बन जाती हूँ ना, प्लीज़। जानवी को नहीं पता था कि उनसे क्या बातें करे, इसीलिए वो भी आरव के पीछे पीछे किचन में चल दी। किचन में पहले से 4 शेफ़ खाना बना रहे थे और मीनाक्षी जी भी वहीं पे खड़े होकर कुछ स्पेशल डिशेस बना रही थी। जब दोनों पति पत्नी किचन में आए तो किचन में अचानक से जगह की कमी पड़ गई। जब मीनाक्षी जी ने अपने बेटे बहू को किचन में आते देखा तो उनसे पूछा, तुम दोनों अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो? माँ, बाहर जाइए और सबके साथ बातें करिए, ये सब काम मैं देख लूँगा। इतना कह के उसने उनके हाथ से चम्मच ले ली। जानवी ने भी स्माइल करते हुए कहा, हाँ मॉम, मैं भी इनकी हेल्प करवाती हूँ, आप बाहर सबके साथ बैठिए ना। ठीक है, फिर तुम दोनों करो, मैं बाहर जा रही हूँ। जानवी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और मीनाक्षी जी भी अपना एप्रन उतार के वहाँ से बाहर चली गई। जब उसने मीनाक्षी जी को दरवाजे से गायब होते देखा तो एक राहत भरी सांस ली। वो आरव को देखने लगी जिसने सब्जियां काटना शुरू कर दिया था। नानू और माँ दोनों ही तीखा कम खाते हैं, तो इतनी चीज़ों से काम चल जाएगा। आप तो माँ से भी अच्छा खाना बनाते हो, पक्का मेरी माँ तो आपसे इम्प्रेस हो जाएगी। तो अब ये फैमिली डिनर कैसा रहने वाला है? अब सिर्फ बची है जानवी की माँ, जो आरव को अप्रूव करेगी या नहीं ये सोचा जाएगा। और इस कहानी में आगे क्या होगा, जानवी और आरव का ये फैमिली डिनर कैसा रहने वाला है, इसका सोचेंगे, इस पे बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। मिलते हैं और देखते हैं आगे क्या होगा। टिल देन, बाय बाय।